नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम आईएएस एकेडमी में। आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर सीरीज में, जहां हम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के मेंस लेवल के जीएस2 एग्जाम के सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में ये डिसाइड किया था, या मैंने आपको बताया था कि जीएस2 के पेपर को हम 3 बड़े सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इंटरनेशनल रिलेशंस, दूसरा सोशल इनइक्वालिटीज और सोशल जस्टिसेस, एंड तीसरा पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस टुगेदर, जिसे कि हम पीसीजी भी बोल सकते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि इन सारे सेगमेंट्स में पहले किसे पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारी प्रिपरेशन के लिए, एंड वी केम टू द कंक्लूजन दैट रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन सेगमेंट फॉर यूपीएससी इज important to understand, to have a good understanding of other segments. So in this segment we are starting with basic concepts. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन is a complex document, right? So there is a need of understanding some basic terminologies so that we can understand it in a proper way. तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स कवर अप किए थे, जैसे कि नेशन, इसे हम कवर अप कर चुके हैं। स्टेट के बारे में भी हम जान चुके हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है उसे भी हम जान चुके हैं। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि स्टेट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं: गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, पॉपुलेशन एंड टेरिटरी। दीज आर द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट। तो इसमें भी हमने गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी कवर अप कर लिया है, एंड आज के लेक्चर में हम इन दोनों कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे दूसरे लेवल पर, जिसमें हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, ये कंसेप्ट आया कब, कॉन्स्टिट्यूशन का यूज कब से शुरू होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड क्या रही, इसके पीछे स्ट्रगल का क्या रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला है 26 जनवरी 1950 इन इट्स कंप्लीट form. We adopted it even before on 26th of November 1949, but there was a long struggle of almost more than 100 years to get this document made by us. Then हम ये भी जानेंगे कि हु मेड इट, हाउ दे मेड इट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने इसे बनाया था उसकी कंपोजिशन क्या थी, साथ ही इस डॉक्यूमेंट के नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। लास्ट में हम डिस्कस लास्ट में सॉरी एडवांस लेवल जो कि मेन कंटेंट होगा डिस्कस करेंगे इसके वेरियस पार्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट्स, जिसमें हम आज शुरुआत करने वाले हैं पॉपुलेशन से। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉपुलेशन, राइट? तो पॉपुलेशन क्या है? इट इज़ वन ऑफ द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए स्टेट। यदि हम बात करें पॉपुलेशन की, तो इसकी अलग-अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं। जैसे कि यदि हम ज्योग्राफिकल डेफिनेशन की बात करें, यदि हम अ, हियर ज्योग्राफिकल डेफिनेशन की बात करें, तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है नंबर ऑफ पीपल्स in a particular area or some area at a given point of time. So this is India. Let's say these are the pupils who are present in the Indian territory at any given point of time. So this is the population. यदि हम geographical definition की बात करें, तो population is nothing but it is just a number of heads or human beings present at any point of time in a particular area, right? अब यदि हम इकोनॉमिक डेफिनेशन की बात करें, तो इकोनॉमिकली पॉपुलेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला एसेट्स, ये उस सेक्शन की बात करता है एसेट्स। एसेट्स हमारे लिए कौन है? दिस इज दैट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन व्हिच एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द इकोनॉमी, व्हिच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स प्रोडक्शन। और दूसरा क्या है? लायबिलिटी। दूसरा हिस्सा हमारी पॉपुलेशन का क्या होता है? लायबिलिटी, यानी कि बच्चे और ऐसे लोग सीनियर सिटीजन जो कि इकोनॉमी में कोई प्रोडक्शन जो तो यदि हम इकोनॉमिक डेफिनेशन की बात करें, तो इकोनॉमिक डेफिनेशन में पॉपुलेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स में वो लोग आ जाते हैं जो लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। और लायबिलिटी में वो लोग आ जाते हैं जो कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इकोनॉमी में नहीं है, जो कि डिपेंडेंट है। मतलब जैसे कि बच्चे क्या है? ये लायबिलिटी तो ही है, बिकॉज़ दे डू नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन द प्रोडक्शन, right? They don't contribute in the growth of the economy, so they are what? Liability. Similarly, senior citizens who are not actively participating in the economy. Assets क्या है? Working class, which contributes towards production. So this is the economic definition of population. अब यदि बात करें हम सोशल डेफिनेशन की, तो सोशल डेफिनेशन में क्या होता है? सोशल डेफिनेशन में पॉपुलेशन को डिवाइड किया जा सकता है अलग-अलग सोशल कंपोनेंट्स में, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि कितने हिंदूज़ हैं, कितने मुस्लिम्स हैं, कितने क्रिश्चियंस हैं,
दूसरा, यदि हम किसी एक धर्म की बात करें तो हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। उस पॉपुलेशन के कितने लोग किस कास्ट में आते हैं, राइट? तो दीज आर द वेरियस segments under which these are the various segments under which we can define population। बट हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटी। यदि हम बात करें पॉलिटी के नज़रिए से तो पॉपुलेशन क्या है? यदि हम बात करें पॉलिटी के नज़रिए से तो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्टेट इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ पीपल्स। पहले सिटीजन्स और दूसरे नॉन सिटीजन्स, राइट? तो यदि हम बात करें इंडिया की, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया की पॉपुलेशन में कौन कौन लोग हैं, या फिर इंडिया की ये जो टेरिटरी है यहाँ पर ये जो सारे लोग हैं ये कौन कौन हो सकते हैं? पहली कंडीशन ये है, या तो ये सिटीजन होंगे यानी कि यहीं के नागरिक, या फिर ये वो होंगे जो शायद बाहर किसी कंट्री से आए हैं, जैसे कि यूरोप, जैसे कि यूएसए, फॉर एनीथिंग, फॉर दे मे बी coming, they may be residing in India for education, for medical treatment or for travel purposes। So, यदि हम पॉलिटिकल साइंस के नज़रिए से देखें तो द पॉपुलेशन ऑफ एनी स्टेट at any given point of time includes two types of pupils, firstly who are citizens and secondly who are non-citizens। So let us discuss this concept in detail now। So here is your population, and in polity we divide population under two main categories, which is citizens and non-citizens। ओके, तो citizens कौन है? Citizens are basically those who have citizenship। अब citizenship क्या है? अभी के लिए यदि आप इसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में समझना चाहें तो ये बेसिकली एक राइट है। ये राइट ये डिफाइन करता है कि आप किस कंट्री के सिटीजन हैं। यदि आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है, इसका मतलब ये है कि आप इंडियन सिटीजन हैं। यदि आपके पास यूएसए की सिटीजनशिप है, इसका मतलब है कि आप यूएसए के सिटीजन हैं, और यूएसए का सिटीजन होने के नाते आपको जो भी राइट्स यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के सिटीजन्स को गारंटी करता है वो आपको मिलेंगे। वैसे ही यदि आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है, मतलब कि आप इंडियन सिटीजन हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के सिटीजन्स को जो राइट्स देता है वो आपको मिलेंगे। अब नॉन सिटीजन्स कौन है? नॉन सिटीजन्स कौन हो सकते हैं? नॉन सिटीजन फॉरेनर्स हो सकते हैं, जो कि शायद हमारी कंट्री में एजुकेशन के लिए आए हैं, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, या फिर ट्रैवल के लिए आए हैं, या फिर किसी और पर्पस के लिए भी आ सकते हैं। या फिर रेफ्यूजीज, राइट? रेफ्यूजीज कौन है? ये वो लोग हैं जो हमारी अगल बगल की कंट्रीज के हैं, और उनकी कंट्रीज में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, जहाँ या फिर किसी और रीजन से उन्हें अपनी जान बचाकर हमारी कंट्री में थ्रू लीगल मीन्स आना पड़ा। थ्रू लीगल या इलीगल ये दोनों होगा, हम आगे चलकर इसे अच्छे से समझेंगे। या फिर माइग्रेंट्स, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री माइग्रेट किए हैं, फॉर व्हाट? फॉर बेटर लाइफस्टाइल। ठीक, तो दीज आर दी नॉन सिटीजन्स। अब सवाल ये है कि सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स के बीच में अंतर क्या है, कि सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स के बीच में डिफरेंस क्या है? द आंसर, यदि कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स के बीच में डिफरेंस क्या है, तो द बेसिक आंसर इज डिग्री ऑफ राइट्स। Basic difference between citizens and non-citizens is the degree of rights they have। For example, let's take a hypothetical situation। यूएसए से कोई व्यक्ति इंडिया में घूमने आता है, और उस दौरान इंडिया में लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं। क्या हम उसे अलाउ करेंगे कि वो इलेक्शन फाइट कर सके, वो हमारी पार्लियामेंट में जा सके, या फिर चलो जा भी सके तो क्या वो हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हम उसे बनने देंगे? वो यूएसए का सिटीजन है। चलिए यूएसए का छोड़े, यदि कोई पाकिस्तान का व्यक्ति या पाकिस्तान का सिटीजन इंडिया में आता है और इलेक्शंस, तो क्या हम उसे इलेक्शन फाइट करने देंगे? क्या हम उसे अपनी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनने देंगे, या फिर कोई और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हम उसे देंगे? द आंसर विल बी नो। वाई? बिकॉज ही इज नॉट अ सिटीजन। और जो सिटीजन है, यदि कॉन्स्टिट्यूशन उसे राइट देता है इलेक्शन फाइट करने का, यदि वो एलिजिबल है इलेक्शन फाइट करने के लिए, तो क्या हम उसे इलेक्शन फाइट करने देंगे? द आंसर इज यस। क्या हम उसे प्राइम मिनिस्टर बनने देंगे यदि वो एलिजिबल है? तो हाँ। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। लेट अस डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल। तो दोस्तों,
कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है? देखिए, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो, वेदर इट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी अदर कंट्री, इट इज एक्चुअली द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ठीक है? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड का मतलब ये है कि पहले तो ये बताता है कि वहाँ के स्टेट को या फिर स्टेट के बिहाफ पर वहाँ की गवर्नमेंट को क्या पावर्स और अथॉरिटीज हैं। ठीक है? और दूसरी चीज कॉन्स्टिट्यूशन जो डिफाइन करता है वो ये कि वहाँ के जो पीपल्स हैं या फिर जो वहाँ की पॉपुलेशन का हिस्सा है, उनके राइट्स क्या है, उनके क्लेम्स क्या है, एंटाइटलमेंट्स, वो किन चीज़ों के हकदार हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या है। तो किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो वहाँ का सुप्रीम लॉ होता है और वो कुछ डिफाइन करे या ना करे, इन दो चीज़ों को डिफाइन ज़रूर करता है। वो डिफाइन करता है कि स्टेट और पॉपुलेशन के बीच में रिलेशन क्या है। वो बताता है कि वहाँ का स्टेट यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट क्या पावर है, क्या अथॉरिटी है, वो किन तरीके के लॉज बना सकते हैं, वो किस तरीके से लोगों को गवर्न कर देंगे। साथ ही वो ये भी बताता है कि जो भी वहाँ की पॉपुलेशन का हिस्सा है, उनके क्या राइट्स होंगे, क्या क्लेम्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी। तो जैसा कि हमने जाना कि सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो राइट्स का है। तो राइट्स क्या है? ठीक है, चलिए इसे भी हम और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, राइट्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि लीगल राइट्स, है ना, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, राइट टू एजुकेशन। फंडामेंटल राइट्स आप इंक्लूड कर सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। लीगल राइट मतलब आपको कोई भी आर्बिट्रेरीली अरेस्ट ना कर सके, आपके पास कुछ लीगल राइट्स हो अपने अपने आप को नॉन गिल्टी प्रूफ करने के लिए यदि आपको स्टेट अरेस्ट कर लेता है। साथ ही ह्यूमन राइट्स मीन्स वो सारे अधिकार जो कि रिक्वायर्ड है ह्यूमन बीइंग के लिए टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। वुमेन राइट्स, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन के भी कुछ राइट्स होते हैं, यदि वो जॉब करती है तो उसे प्रेगनेंसी के दौरान लीव्स मिलनी चाहिए बिकॉज शी इज नॉट एबल टू गिव हर 100% इन द जॉब। उसी तरह चिल्ड्रन राइट्स जैसे कि राइट टू एजुकेशन। पॉलिटिकल राइट्स भी होते हैं, यानी कि राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस और टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इकोनॉमिक राइट्स भी होते हैं, राइट टू डू ट्रेड और हैव सोर्स ऑफ लिविंग, है ना। सीनियर सिटीजन राइट्स भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत तरह के राइट्स होते हैं। अब फर्क कहाँ आता है? फर्क ये आता है कि जब सारे के सारे राइट्स ये सारे के सारे राइट्स जिसे हम देते हैं उसे हम बोलते हैं सिटीजन। और इनमें से कुछ राइट्स जैसे कि पॉलिटिकल राइट्स ना दें, इकोनॉमिक राइट्स ना दें, तो जो लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड राइट्स हैं ये हम देते हैं नॉन सिटीजन्स को। क्यों? इट इज़ वेरी कॉमन। हो सकता है हमारी कंट्री में हम सीनियर सिटीजन्स को ये राइट्स दें कि एक एज के बाद उनको पेंशन मिलेगी। अब ऐसे में सिचुएशन ये हो सकती है कि कोई नॉन सिटीजन जो पाकिस्तान का है वो इंडिया आए और गवर्नमेंट से ये क्लेम करे कि आप मुझे भी पेंशन दीजिए। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा क्यों करेगी? बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा क्यों करेगी? बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। हम पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले सकते बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। सिमिलरली पॉलिटिकल राइट्स, किसी और कंट्री का व्यक्ति, क्या हम कभी ये अलाउ करेंगे कि किसी और कंट्री का व्यक्ति इंडिया में आए, इलेक्शंस फाइट करे, प्राइम मिनिस्टर बने? हो सकता है वो इंडिया आए, यदि हमने ऐसा राइट दे दिया कि कोई नॉन सिटीजन इंडिया में इलेक्शंस फाइट कर सकता है, फिर प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, तो होगा क्या? ये हो सकता है कि कोई तो फिर उस सिचुएशन में बहुत ही chaos हो सकता है। जो व्यक्ति इंडिया आएँगे, नॉन सिटीज़न्स इंडिया आएँगे, इलेक्शंस फाइट करेंगे और यदि गलती से वो प्राइम मिनिस्टर की पोज़ीशन तक पहुँच गए, तो शायद वो फिर ऐसे लॉज़ या ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करें जिससे उनकी ओरिजिन कंट्री को फ़ायदा हो। सो वी डू नॉट गिव ऑल द राइट्स टू द नॉन सिटीज़न्स। ठीक है? हम नॉन सिटीजन्स को किन तरीके के राइट्स देते हैं, जैसे कि वी गिव देम फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, उनके साथ वायलेंस नहीं होना चाहिए। उनको हम लीगल राइट्स देते हैं कि यदि वो किसी मुसीबत में आ जाएं या उनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाए तो उनके पास लीगल राइट्स हो खुद को ये प्रूव करने के लिए कि वो गिल्टी है या नहीं। साथ ही वुमेन राइट्स, फीमेल्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है स्टेट की, भले ही फिर वो फीमेल सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो। तो ऑल दीज राइट्स, वट एवर द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी राइट्स देता है, जब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए सारे के सारे राइट्स सिटीजन्स एंजॉय करता है
और कुछ लिमिटेड राइट्स, कुछ राइट्स को छोड़ के, जैसे कि पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, सीनियर सिटीजन राइट्स, ऐसे कुछ राइट्स को छोड़कर जो एंजॉय करते हैं वो नॉन सिटीजन्स की कैटेगरीज में आते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स? हमने अभी तक ये समझा कि इन पॉलिटी पॉपुलेशन का मतलब है सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, ठीक है? पॉपुलेशन का मतलब है सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, and what is the difference between them is the degree of rights they enjoy, is the degree of rights। इसे आप एडवर्स करके भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम इंडियन सिटीजन्स हैं, क्या हमें ये राइट है कि हम पाकिस्तान जाएं, वहाँ इलेक्शंस फाइट करें और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बन जाएं? नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लिए हम नॉन सिटीजन हैं। सिमिलरली पाकिस्तान के किसी व्यक्ति को इंडिया में कुछ लिमिटेड राइट्स ही मिलेंगे। दे विल नॉट बी गिवन राइट्स लाइक पॉलिटिकल राइट्स, सीनियर सिटीजन राइट्स एंड many other forms of rights, है ना? तो this makes the difference between citizens and नॉन सिटीजन्स। अब नॉन सिटीजन में भी फर्क हो सकता है। लेट अस डिस्कस दिस थिंग्स इन डिटेल। तो जो नॉन सिटीजन्स होते हैं ये भी, तो जो नॉन सिटीजन्स होते हैं ये भी कई तरह के हो सकते हैं। पहले, या तो ये फॉरेनर हो सकते हैं, या ये रेफ्यूजीज हो सकते हैं, या ये माइग्रेंट हो सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस इन सभी को किस तरीके के राइट्स मिलते हैं। So when we talk of foreigners who come to India for any purpose, like for education, for medical treatment or for traveling, तो foreigners के लिए हमारे यहाँ एक कंसेप्ट चलता है जिसे हम बोलते हैं फ्रेंडली एलियंस एंड एनिमी एलियंस। फॉरेनर क्या है? फॉरेनर इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो किसी और कंट्री का सिटीजन है, उसे हम एलियन भी बोल सकते हैं। एलियन का बेसिक मीनिंग है जो बाहर से आया हुआ हो। तो ये दो तरह के हो सकते हैं। पहला, फ्रेंडली एलियन, और दूसरा एनिमी एलियन। तो सपोज दिस इज इंडिया, यहाँ बहुत सारे लोग, ये लोग फॉरेनर्स हैं। कोई यूरोप का है, तो कोई यूएसए का है, या कोई पाकिस्तान का है। तो दीज आर फॉरेनर्स जो कि इंडिया में किसी भी पर्पस के लिए आए हो सकते हैं, विथ परमिशन और विदाउट परमिशन। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये फॉरेनर हमारे लिए फ्रेंडली है या हमारे लिए एनिमी है? तो दोस्तों इट डिपेंड्स कि वो किस कंट्री से आ रहा है और उस कंट्री के साथ हमारी कंट्री का रिलेशनशिप कैसा है। इसे अच्छे से समझने के लिए ये समझते हैं। सो दिस इज इंडिया। लेट्स से इंडिया में कोई पर्सन ए आता है जो कि उस कंट्री में क्रिमिनल है। लेट्स से दिस पर्सन कम्स फ्रॉम यूएसए, और इंडिया के यूएसए के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं। तो even though this person has a criminal record, he will be considered as a friendly alien। दूसरी कंडीशन, हो सकता है कोई एक एमिनेंट पर्सनैलिटी, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट इंडिया से आता है, बट ही इज फ्रॉम पाकिस्तान और एनी एक्स वाई जेड कंट्री जिसके साथ इंडिया वॉर पे है, जिसके साथ इंडिया का वॉर चल रहा है। तो इन दैट कंडीशन दिस पर्सन विल बी ट्रीटेड एज एनिमी एलियन। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में ये आता है कि अ फॉरेनर इज फ्रेंडली और एनिमी डज नॉट डिपेंड ऑन द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन। इट डज नॉट मैटर कि उस पर्सन का कैरेक्टर कैसा है, वो कल्प्रेट है, वो नोबल अवार्डी है, वो साइंटिस्ट है, वो एजुकेटेड है, वो स्कॉलर है। इट डज नॉट मैटर। इट मैटर्स कि वो जिस कंट्री से आया है उस कंट्री के साथ हमारे रिलेशन कैसे चल रहे हैं। तो फॉर अ पीरियड ऑफ ड्यूरेशन, यदि 1 साल के लिए यूएसए से वॉर चल रहा है, तो उस दौरान वहाँ के जो भी लोग इंडिया में आएंगे उन्हें हम एनिमी एलियन बोलेंगे। और ऐसे लोग जो उस कंट्री से आ रहे हैं जिस कंट्री के साथ हमारा कोई वॉर नहीं चल रहा है, वो फ्रेंडली एलियन में आएंगे। पर इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो ये फ्रेंडली एलियन है, इसे हम लिमिटेड राइट्स
देते हैं। लिमिटेड राइट्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए सारे राइट्स एक्सेप्ट 2 और 3 राइट्स, जैसे कि पॉलिटिकल राइट्स नहीं देना, इकोनॉमिक राइट्स नहीं देना, या फिर उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ना देना। और एनिमी एलियन को हम देते हैं रिस्ट्रिक्टेड राइट्स। रिस्ट्रिक्टेड राइट्स का मतलब क्या है? सिर्फ एक ही दो राइट्स, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लीगल रेमेडीज, दैट्स इट। जस्ट वन और टू और आर्टिकल सो दैट दिस पर्सन सर्वाइव्स हियर। इट डज नॉट मैटर कि वो पर्सन कैसा है, इट मैटर्स कि वो पर्सन जिस कंट्री से आया है उस कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं। तो इट कीप्स चेंजिंग। ये भी ये भी नोट करने की बात है कि दिस स्टेटस रिमेन्स ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द वॉर, राइट? तो एंड अ पर्सन विल बी ट्रीटेड ओनली व्हेन द वॉर इज गोइंग on with his or her origin country. A person, suppose this is a person, will be treated as enemy alien only when war is going with the country of his or her origin. When war is going with his or her origin country, ठीक है? irrespective irrespective of his or her character, ठीक है? वॉर की ड्यूरेशन के बाद दिस एनिमी एलियन विल अगेन बी ट्रीटेड एज फ्रेंडली एलियन। और फर्क क्या आएगा? जिस व्यक्ति को हम रिस्ट्रिक्टेड राइट्स दे रहे थे उस व्यक्ति को अब हम लिमिटेड राइट्स देंगे। तो फर्क क्या होता है सिटीजन्स के बीच में, फ्रेंडली एलियन के बीच में और एनिमी एलियन के बीच में? यदि हम समझना चाहें तो सिटीजन्स के बीच में क्या फ़र्क है, फ्रेंडली एलियन के बीच में क्या फ़र्क है, और एनिमी एलियन या एनिमी फॉरेनर के बीच में क्या फ़र्क है? तो सिटीजन्स को क्या होता है, सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए सारे के सारे राइट्स मिलते हैं, और फ्रेंडली एलियन को इन राइट्स में से कुछ कम, बाकी मैक्सिमम राइट्स मिलते हैं, लिमिटेड राइट्स मिलते हैं। और जो एनिमी एलियन है उसे बहुत ही ज़्यादा कम रिस्ट्रिक्टेड राइट्स मिलते हैं। सो दिस इज द ऑर्डर। तो ये बात होती है फॉरेनर की, या जिन्हें हम टेक्निकल टर्म्स में एलियन भी बोलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर फॉर्म्स ऑफ नॉन सिटीजन्स, जैसे कि माइग्रेंट। As we know कि India shares borders with a number of countries, Pakistan, this side, Bangladesh, and at the bottom we share boundaries with Sri Lanka, and over the above we share boundaries with तिब्बत, या फिर आप चाइना कह सकते हो। तो हो सकता है कि इस कंट्रीज से कुछ लोग यहाँ आए, दे वांट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। नाउ दे कैन कम टू इंडिया थ्रू टू वेज। पहला तरीका क्या है? लीगल तरीका, लीगल थ्रू डॉक्यूमेंट्स, यानी कि प्रॉपर पासपोर्ट के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ। और दूसरा तरीका है इलीगल टर्म्स। आपने मूवीज देखी होंगी बजरंगी भाईजान, या कोई और मूवीज, या आपने रोहिंग्या केस सुना होगा जो इलीगली इंडिया में आ गए हैं विद द हेल्प ऑफ फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स 400 BC, या फिर बॉर्डर क्रॉस करके आ गए हैं किसी भी इलीगल मीन्स से। तो माइग्रेंट्स कौन है? जो किसी एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। तो फॉर आवर कंट्री हु आर द माइग्रेंट्स, जो किसी और कंट्री से इंडिया आते हैं, नाउ दे कैन कम इन टू वेज, वन इज लीगल वे एंड द अदर इज लीगल वे। सो दोज हु कम थ्रू लीगल वेज, उन्हें तो हम लिमिटेड राइट्स देते हैं। Since they are not citizens, we give them limited rights. They have almost all the rights given by the Constitution of India except few rights. बट यदि कोई व्यक्ति लीगल तरीके से आता है माइग्रेट करके और पकड़ा जाता है तो हम उसे रिस्ट्रिक्टेड राइट्स देते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही दो राइट्स, जैसे कि राइट टू लाइफ या फिर लीगल रेमेडीज। और बाकी हम ऐसे पर्सन को उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन या उसकी ओरिजिन कंट्री में ट्रांसफर कर देते हैं थ्रू लीगल मीन्स, राइट? नाउ लेट्स टॉक अदर कैटेगरी ऑफ non-citizens. The other category of non-citizens can be of refugees. So again, there are two cases. पहला, we have case of Dalai Lama, और दूसरा we have the case of Rohingyas. दोस्तों होता क्या है कि जब किसी कंट्री में किसी तरह की कैलेमिटीज आ जाए, ठीक है, या कुछ ऐसा हो जाए जिससे वहाँ के लोगों की लाइफ को थ्रेट है, हो सकता है वहाँ डिक्टेटर आ जाए या वहाँ पर वॉर हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग अपनी जान बचाकर, अपनी
आसपास की कंट्रीज में जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ तिब्बत के साथ, जब वहाँ पर डिक्टेटरशिप बढ़ने लगी तो वहाँ के लोगों ने इंडिया आना चाहा और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन मांगी, जिसे कि हम पॉलिटिकल टर्म से बोलते हैं असाइलम। अगर ये असाइलम मिल जाता है तो दे लीगली बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, और कुछ टाइम के बाद हम उन्हें सिटीजनशिप भी दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग इलीगली आते हैं कि सो दे ट्राई टू एंटर इंडिया इलीगली। देयर आर रिकॉर्ड्स कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ रोहिंग्यास इंडिया में हैं, तो दिस इज इलीगल। तो दोस्त तो यहाँ भी रेफ्यूजीज 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो वो जो लीगल तरीके से आए हैं, जिन्हें परमिशन के साथ आए हैं, जो जब कोई कैलेमिटी आई या कोई ऐसा कुछ हुआ जो लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट हुआ और वो इंडिया आए बाय सीकिंग परमिशन एट द बॉर्डर, तो वो लीगल रेफ्यूजीज हैं जिन्हें हमने रेफ्यूज दिए। और दूसरे इलीगल रेफ्यूजीज हैं जिन्हें हमने परमिशन नहीं दी और फिर भी उन्होंने इंडिया में ट्राई किया, तो ऐसे लोगों को हम इलीगल माइग्रेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। एंड अगेन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज these peoples, those who come with legal means, they are given limited rights, and those people who come with illegal means, they are given restricted rights, and along with this they are punished as well. So हमारा डिस्कशन था पॉपुलेशन का। तो पॉलिटिकल साइंस की टर्म्स में जब हम पॉलिटी में पॉपुलेशन को पढ़ते हैं, तो वी डिस्कस इट इन टर्म्स ऑफ citizens and non-citizens, right? So how we discuss it when we discuss population and polity, we discuss in two ways. We categorize a population into two components, citizens and non-citizens. And what creates difference between them is the degree of rights. Is the degree of rights. जो सिटीजन होते हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए सारे के सारे राइट्स मिलते हैं, और जो नॉन सिटीजन होते हैं उन्हें लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड राइट्स मिलते हैं। लिमिटेड राइट्स का मतलब है सारे के सारे राइट्स से कुछ राइट्स कम, और रिस्ट्रिक्टेड राइट्स यानी कि बहुत ही कम राइट्स, जो कि जस्ट हम इसलिए देने पड़ते हैं बिकॉज वी हैव इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। जैसे कि राइट टू लाइफ, या कोई व्यक्ति इंडिया में आता है और कोई क्राइम करता है तो ऐसे व्यक्ति को हम डिटेन करेंगे और उसको सिर्फ एक ही दो राइट्स देंगे, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू प्रूव हिमसेल्फ और हर सेल्फ गिल्टी। और ऐसे व्यक्ति को हम उसके ओरिजिन कंट्री में ट्रांसफर कर देंगे थ्रू लीगल मीन्स। So this was the other basic concept, or the so now we have completed what is population. Now let us move to the last component that we have to discuss of a state. So as we said, as we know that a state have four components: government, sovereignty, population, and territory. Other three we have discussed. Now we are going to discuss territory. Territory क्या है? So these four components are required to become a state. इन सारे के सारे components के बिना, these are the necessary components of a state, यदि इन चार में से कोई एक भी नहीं है तो हम किसी भी टेरिटरी को स्टेट नहीं बोलते हैं। अब टेरिटरी का मतलब क्या है? टेरिटरी का मतलब सिंपल, इट इज एरिया where the authority of the government or state acts, where the authority authority of the state or government extends। यदि हम बात करें इंडिया की, तो इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी कहाँ कहाँ एक्सटेंड होती है? तो इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी एक्सटेंड होती है उन सभी एरियाज में, उन सभी जोग्राफिकल एरियाज में जो कि इंडियन टेरिटरी में आते हैं। वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, राइट? वी हैव 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटीज। ये वो लैंड है जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी एक्सटेंड होती है। साथ ही इंडिया की अपनी एक कोस्ट लाइन है। इंडिया की अपनी एक कोस्ट लाइन है, लगभग 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा जो एरिया है उसे हम टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। फिर उसके बाद लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारे पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, राइट? ऐसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। साथ ही
कुछ फॉरेन कंट्रीज में हमारी एम्बेसीज भी होती हैं, यहाँ भी इंडियन गवर्नमेंट की टेरिटरी होती है। सो सपोज दिस इज इंडियन एम्बेसी, इट इज लोकेटेड इन यूएसए। तो इस एम्बेसी में अथॉरिटी किसकी एक्सटेंड होगी? इंडियन गवर्नमेंट की। इसके साथ ही एयर स्पेस, यदि पाकिस्तान के किसी जहाज को बांग्लादेश जाना है और उसके लिए उसको ये रूट फॉलो करना है, तो इट हैज़ टू पास ओवर द इंडियन लैंड। तो इंडियन टेरिटरी के, इंडिया की जो लैंड टेरिटरी है उसके ऊपर जो एयर स्पेस है वो भी हमारी टेरिटरी का हिस्सा है। तो इससे हमें समझ में आता है कि टेरिटरी क्या है। टेरिटरी इज द एरिया वेयर द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और द गवर्नमेंट एक्सटेंड्स। इट डज नॉट ओनली मीन्स लैंड टेरिटरी। ठीक है। तो यदि हम बात करें इंडियन टेरिटरी की, तो इंडियन टेरिटरी में क्या क्या आएगा? 28 स्टेट्स प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज प्लस हमारी कोस्टल टेरिटरी, है ना, प्लस आवर एयर स्पेस, है ना, प्लस इंडियन एम्बेसीज और एनी अदर एरिया, और एनी अदर एरिया वेयर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स, प्लस एनी एक्वायर्ड टेरिटरी। हो सकता है कल के दिन हम पीओके एक्वायर कर लें, तो वो भी क्या होगा? वो हमारी टेरिटरी का हिस्सा बन जाएगा। यदि हमने कल के दिन श्रीलंका एक्वायर कर लिया या फिर नेपाल ने अपनी कोई टेरिटरी हमें दान में दे दी, तो वो भी हमारी टेरिटरी का हिस्सा बन जाएगा। तो इसके लिए डिस्टिंक्शन फीचर क्या होता है? वो सभी एरियाज जहां पर हमारी गवर्नमेंट की अथॉरिटी एक्सटेंड्स होती है। तो दोस्तों हमने डिस्कस किए 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनी स्टेट, right? Firstly, we discussed government. Then we discussed that government should be sovereign. Then we discussed about population कि किसी भी स्टेट की at any given point of time in political sense population किस किस को इंक्लूड करती है। तो हमने जाना द पॉपुलेशन ऑफ एनी स्टेट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ पीपल्स, पहले सिटीजन्स, दूसरे नॉन सिटीजन्स। सिटीजन्स कौन है? सिटीजन्स वो हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए सारे के सारे राइट्स हैं। नॉन सिटीजन्स कौन है? जिन्हें के पास लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड राइट्स हैं। अब नॉन सिटीजन्स की भी कैटेगरी है फॉरेनर, यदि वो फॉरेनर एनिमी एलियन है, यानी कि यदि वो उस कंट्री से है जिसके साथ इंडिया का वॉर चल रहा है, तो हम उसे रिस्ट्रिक्टेड राइट्स देंगे, यानी कि बहुत कम राइट्स देंगे। या फिर वो फॉरेनर फ्रेंडली एलियन हो सकता है, जिस फ्रेंडली एलियन मतलब वो उस कंट्री से है जिस कंट्री के साथ हमारे पीसफुल रिलेशन है, हम किसी वॉर में नहीं है। आफ्टर द वॉर दैट एनिमी एलियन will again be treated as a friendly alien. Similar cases with migrant and refugees. Those migrants and refugees who come to India through legal means, they are given limited rights, means slightly less rights as compared to all the rights enjoyed by the citizen. And those who come through illegal means, उनको हम देते हैं restricted rights, यानी कि बहुत कम rights, जो कि हमें इसलिए देने पड़ते हैं because of the international agreements. So यहाँ हमारा so यहाँ so दोस्तों तो दोस्तों फाइनली हमने अपने बेसिक कंसेप्ट्स कवर अप कर लिए हैं, और नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल वेयर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आया कब, इसकी डिमांड और स्ट्रगल्स क्या रहे नेशनल लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर भी। नेशनल लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने, जिस बॉडी ने बनाया उसकी कॉम्पोजिशन क्या थी, उसने काम कैसे किया, उसने क्या प्रोसीजर्स अपनाए। एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स of this document as well as the state which this document gives। और फाइनली हम जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के एक्चुअल कंटेंट की तरफ, जहां हम जानेंगे अलग अलग आर्टिकल्स के बारे में, केस स्टडीज के बारे में, जो कि नेसेसरी है यूपीएससी यूपीएससी जीएस 2 के एग्जाम के लिए। तो फाइनली दोस्तों नाउ वी विल अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आया कब? तो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ टर्म originated in the modern period। तो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ टर्म ओरिजिनेटेड इन द मॉडर्न पीरियड। यदि हम हिस्टोरिकल पीरियड्स को डिवाइड करें, हमारी हिस्ट्री को डिवाइड करें, तो वी कैन डिवाइड इट इन द 4 कैटेगरीज। वी कैन डिवाइड इट अंडर एंशिएंट पीरियड, जो कि एक्सटेंड करता है 2500 बीसी से 600 एडी तक। इसके बाद शुरू होता है मेडिवल पीरियड,
जो कि 650 एडी से या 600 एडी से, सॉरी यहाँ 650 एडी है, 650 एडी से लेकर 1707 एडी तक, यानी कि डेथ ऑफ औरंगजेब तक हम इसे मेडिवल बोलते हैं। और फिर उसके बाद शुरू होता है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड मॉडर्न पीरियड को भी हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक पीरियड वो जो 1707 से लेकर 1947 तक चला, और उसके बाद का अगला जो होता है उसे हम बोलते हैं कंटेम्पोरेरी पीरियड, यानी कि 1947 से लेकर अभी तक। तो इस तरीके से हम अपने पास्ट को इन 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ टर्म ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि आफ्टर 207, राइट। तो अभी तक की हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग क्या है? अभी तक की हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग ये है कि ये एक डॉक्यूमेंट है। अभी तक हमें इतना पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट। दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स व्हाट? दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स सम सॉर्ट ऑफ रूल्स या रेगुलेशंस। अभी हमने कुछ अभी हमने अभी हमने थोड़ी ही देर पहले इस बात को जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस टू मेन थिंग्स। पहली, ये डिफाइन करता है कि स्टेट के पास क्या पावर और अथॉरिटीज हैं। दूसरी चीज ये डिफाइन करता है कि उस स्टेट के जो लोग हैं उनके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्लेम्स हैं, क्या इंटाइटलमेंट्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एक्ट्स एज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। मतलब इस एरिया में, इस डॉक्यूमेंट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके अकॉर्डिंगली स्टेट को गवर्न किया जाता है। So these rules and regulations tells us how this state will be constituted or how this state will be governed, right? So this is our basic understanding of constitution. Constitution is nothing but just a document which contains some sort of rules and regulations so that a state is constituted and governed. But एक doubt arise हो सकता है आपके मन में, वो ये है कि क्या मॉडर्न पीरियड के पहले रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे? यदि हम बात करें अकबर के राज्य की, यदि हम बात करें अकबर के राज्य की, या फिर हम बात करें अशोका की, या फिर हम बात करें गुप्तास की, मौर्यास की, अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जो कि एंशंट और मेडिवल पीरियड में रहे हैं, डेक्कन किंगडम्स की। तो क्या इस टाइम पर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है? क्या इस टाइम पर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं? कहने का मतलब ये है कि पहले के टाइम पर क्या होता था? पहले के टाइम पर एक किंग होता था और उसके सब्जेक्ट्स होते, ठीक है? उसकी उसका जो स्टेट है या उसका जो किंगडम है या डायनेस्टी है या टेरिटरी है, उसमें जो लोग रहते हैं उसे हम सब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो इन लोगों को गवर्न करने के लिए या अपने स्टेट को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहते होंगे पहले? द आंसर इज नो। कुछ ना कुछ तो पहले रहा ही होगा। जैसे कि यदि आपने सीरियल्स में सुना होगा, फरमान जारी होते थे, बादशाह का फरमान। या यदि हम यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बात करें तो सम सॉर्ट ऑफ रिट्स, या आपने चार्टर सुने होंगे, या आपने मैग्ना कार्टा के बारे में सुना होगा। तो ये सब क्या है? ये सभी के सब सम सॉर्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ही तो है। बट व्हाट मेक्स द डिफरेंस? तो फिर ऐसा क्यों है कि कॉन्स्टिट्यूशन एज अ टर्म इज ऑफ मॉडर्न ओरिजिन, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस तो पहले भी थे? द आंसर लाइज इन द फैक्ट दैट, तो दोस्तों इसे समझने के लिए इसे समझने के लिए हमें समझना होगा सोसाइटी। इसे समझने के लिए हमें सोसाइटी को समझना पड़ेगा। दोस्तों सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज एक्चुअली अ सुप्रा सिस्टम। हम इसे बोलते हैं सुप्रा सिस्टम। व्हाई? बिकॉज देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम्स इन एनी सोसाइटी, जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, एनवायरमेंटल सिस्टम, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो कई तरह के सिस्टम सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। अब इन सभी का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट रिलेशन होना चाहिए। ओनली देन दिस सोसाइटी विल रिमेन इन ऑर्डर। तो यदि हम एग्जांपल लें
पाकिस्तान का। पाकिस्तान में शुरू से ही वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल रहा है। कभी इसका रूल तो कभी उसका रूल, कभी मिलिट्री रूल, कभी गवर्नमेंट रूल, कभी डेमोक्रेटिक, कभी ऑटोक्रेटिक। उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम भी अनस्टेबल है, राइट। यदि तो इससे समझ में आता है कि इन सभी सिस्टम्स का सही तरीके से चलना ज़रूरी है, तभी किसी भी सोसाइटी में ऑर्डर बना रहेगा। तो यदि हम बात करें पास्ट की, इन एंशिएंट और मेडिवल टाइम्स, तो दिस सोसाइटी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ किंग्स। और किंग्स के टाइम पर कौन होते थे, सब्जेक्ट्स। ये बात हम कर रहे हैं एंशिएंट और मेडिवल टाइम्स की। यदि हम बात करें मॉडर्न पीरियड की, तो मॉडर्न पीरियड में जो सोसाइटी है, जो मॉडर्न पीरियड में सोसाइटी है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कंट्रीज या स्टेट। स्टेट में कौन होते हैं, स्टेट में होते हैं सिटीजन्स। अब सवाल ये है कि सब्जेक्ट्स और सिटीजन्स में फ़र्क क्या है? तो दोस्तों सब्जेक्ट्स और सिटीजन्स में फ़र्क है राइट्स और ड्यूटीज़ का। यदि हम बात करें सब्जेक्ट्स की या राजाओं की, तो राजाओं के टाइम पर जो उनकी पॉपुलेशन होती थी, उनके किंगडम की, उनकी डायनेस्टी की जो पॉपुलेशन होती थी, उनके पास बहुत ही कम राइट्स होते थे, एकदम मिनिमम राइट्स होते थे, और ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। दे वर द सबऑर्डिनेट्स। उन्हें राजा के लिए काम करना होता था। राजा जो चाहे वैसा कर सकता है। वो चाहे कि किसी व्यक्ति को हाथी के नीचे कुचलवा दो, वो कुचलवा सकता है। कोई यदि हीनियस क्राइम करे, कोई रेप करे, तो वो डिपेंड करता था कि राजा क्या चाहता है। राजा जो चाहता है वैसे हो सकता है। लेकिन यदि राजा का बेटा रेप करता है तो शायद उसे कोई सजा ना दी जाए। लेकिन जब बात हम करते हैं स्टेट की, जब हम बात करते हैं सिटीजन्स की, तो राइट्स ज़्यादा होते हैं। वी हैव मोर राइट्स एज कम्पेयर टू पास्ट, राइट। अब हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम किसी के खिलाफ भी कुछ बोल सकते हैं। हम अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी बोल सकते हैं, हम प्रेसिडेंट के खिलाफ भी बोल सकते हैं, बट नॉट इन अ डेरोगेटरी सेंस, इन अ लॉजिकल सेंस। और ड्यूटीज हमारी कम है। इससे जैसे कि हम समझ सकते हैं कि वी ऑल नो अबाउट आवर फंडामेंटल राइट्स। वी नो कि वी हैव राइट टू इक्वालिटी, वी नो वी हैव राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वी हैव नो दैट वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वी हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट आर आवर ड्यूटीज। इवन दो देयर इज अ मेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। व्हाई? बिकॉज राइट्स की इंपॉर्टेंस सिटीजन्स के लिए ज़्यादा है और सब्जेक्ट्स के लिए कम है। तो हमारा सवाल ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन एज अ टर्म एंशिएंट या मेडिवल पीरियड में ओरिजिनेट क्यों नहीं हुआ, बल्कि व्हाई इट ओरिजिनेटेड इन मॉडर्न पीरियड। तो इट ओरिजिनेटेड इन मॉडर्न पीरियड बिकॉज इन द मॉडर्न पीरियड द सोसाइटी got divided into states. In the medieval and ancient times it was divided in kingdoms and dynasties, और उनके हेड कौन हुआ करते थे, किंग। और किंग के साथ होती थी प्रजा, और प्रजा के राइट्स कम होते थे। और जब बात करें हम मॉडर्न सोसाइटी की, तो मॉडर्न सोसाइटी में the modern society got divided into states, and states have citizens who have more rights। और इन सभी का जो मेंशन है वो एक डॉक्यूमेंट में है। पहले राजा की विम्स एंड फैंटेसीज पर काम चलता था। राजा जो चाहे वैसा कर सकता है, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहे चेंज कर सकता है, जब मन पड़े उन्हें चेंज कर सकता है, बट नॉट इन टूडेज सेंस, बिकॉज आज के टाइम में स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर एनी कंट्री। only then its supra system or its political system and economic systems will remain in order. So to maintain these stability we need rule of law, we need कि हर किसी के लिए rules and regulations same हो। इसीलिए now we have document or a set of documents which contains rules and regulations to maintain order in the society. Why we need these rules and regulations? To maintain order in society. And why this order is required? This order is required to maintain the stability, so that all the systems like this political system, economic system, social system, environmental system, economy, everything remains in order and prosperity is achieved। तो इसी डॉक्यूमेंट को और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को हम बोलते हैं अब कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट गिव्स अस व्हाट, इट इट इज बेसिकली अ सेट ऑफ क्लस्टर ऑफ सम लॉज। ठीक है। वाई? टू मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी, ये हमने अभी अभी जाना पिछली स्लाइड में। बट सवाल ये है कि जो पीपल्स हैं, जो सिटीजन हैं, वो इन लॉज को क्यों माने। सो द आंसर इज साइंटिफिक रैशनैलिटी की वजह से। साइंटिफिक रैशनैलिटी, व्हाट इज दिस? सो दीज लॉज आर लीगली सैंक्टिफाइड। लीगली सैंक्टिफाइड का मतलब क्या है? These laws are
लीगली सेंक्टिफाइड। लीगली सेंक्टिफाइड का मतलब ये है कि यदि आपके लॉज, यदि आपके राइट्स वायलेट हों, यदि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो और स्टेट आपको प्रोटेक्शन गारंटी करता है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, तो आप कोर्ट जा सकते हो। जो आपके राइट्स को वायलेट किए करेगा, स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि ऐसे व्यक्ति को पनिश किया जाए। सो ऑल दिस वी फॉलो, द पीपल follow rules and regulation to maintain order in the society. This is also one of the four functions of the constitution. So now let me tell you some basic functions of the constitution which will help you understand. So यदि हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस की, तो हम इसे और अच्छे से समझने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस को डिस्कस कर सकते हैं। हियर तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू व्हिच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। The first function of constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination among members of society. Minimal coordination का मतलब क्या है? तो हमारा जो दोस्तों हो सकता है कि किसी भी सोसाइटी में दो कैटेगरीज ऑफ पीपल हो, दो कैटेगरी हो। सपोज देयर इज अ कैटेगरी ऑफ, देयर इज ए कैटेगरी ऑफ पीपल्स एंड देयर इज बी कैटेगरीज ऑफ पीपल। नाउ दे ऑल हैव सम चॉइसेस। सपोज दे हैव सम चॉइसेस जिन्हें हम बोलते हैं ए बी सी डी, एंड दिस पर्सन और सेक्शन ऑफ पीपल हैव चॉइसेस पी क्यू आर एस। नाउ हो सकता है these choices are conflicting with each other, right? So इस सिचुएशन में क्या होगा कि इन दोनों लोगों के बीच में या इन दोनों ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा। टू प्रिवेंट दिस कन्फ्लिक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन provides you with some basic rules or with some basic choices to which we all agree. Let's say A, B, C and P, Q, R. तो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है, कुछ बेसिक चॉइसेस प्रोवाइड करता है, सो दैट एन ऑर्डर इज मेंटेन्ड इन द सोसाइटी, सो दैट देयर इज नो कन्फ्लिक्ट, राइट? द सेकंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी। तो दोस्तों जैसा कि पहले भी अ, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ डिफाइन करे या ना करे, बट इट डिफाइंस टू थिंग्स। पहला, जो स्टेट है उस या उसके बिहाफ पर गवर्नमेंट है, उसके पास क्या पावर्स हैं या क्या अथॉरिटी है। और दूसरी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है वो ये कि वहाँ के जो पीपल्स हैं, सिटीजन्स हैं या नॉन सिटीजन्स हैं, उनके क्या राइट्स हैं, क्या क्लेम्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। तो दिस इज व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन डू। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करता है कि यदि सोसाइटी के लिए कोई डिसीजन लेना है, यदि ये डिसाइड करना है कि हम अपने इकोनॉमी का या हम हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो हम एजुकेशन पर खर्च करेंगे या हेल्थ केयर पर खर्च करेंगे, या फिर हम उस पैसे का यूज़ करके दूसरी टेरिटरीज पर हमला करेंगे या वॉर करेंगे, ये डिसाइड करने के लिए एक बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज वी नो देर इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन इन एनी कंट्री टुडे। वी हैव मोर देन 8 बिलियन पीपल्स ऑन दिस प्लानट। यदि हम बात करें इंडिया की एज अ स्टेट, तो वी हैव मोर देन 1 बिलियन पीपल। तो वो सारे लोगों को एक जगह बैठाकर हम डिसाइड तो नहीं कर सकते, तो वी हैव टू क्रिएट अ बॉडी जिसे हम गवर्नमेंट बोलते हैं, या गवर्नमेंट की एक जो विंग है लेजिस्लेचर, which is it is authorized to make decisions in a society. So the second function of the constitution is to decide how the government will be constituted, how it will frame rules and regulations for us. The third function of the constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. दोस्तों ये हो सकता है कि ये गवर्नमेंट, as we told that state gives some kinds of power and authority to the state, but ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टेट है वो arbitrary यूज ऑफ पावर करे, वो किसी को कभी भी अरेस्ट कर ले या लोगों की राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को हार्म करे। तो उससे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस कुछ लिमिट सेट करता है गवर्नमेंट की पावर्स और अथॉरिटीज पर। जैसे कि एक एग्जांपल है फंडामेंटल राइट्स का। वी ऑल हैव फंडामेंटल राइट्स एज अ बेसिक राइट्स, राइट? यदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन देता है, यानी कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास, जेंडर यदि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, और जो आपके राइट्स को वायलेट करेगा उसे पनिश किया जाएगा, साथ ही आपको कंपनसेट भी किया जाएगा। तो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स which guarantee you a life of dignity. And the fourth function of the constitution is to enable the government to fulfill the aspirations of the society. Aspirations of society जिसका मतलब ये है कि टाइम के साथ सोसाइटी की नीड्स चेंज होती हैं। जैसे कि आज की यदि हम बात करें तो नाउ वी हैव साइबर क्राइम्स, तो देयर इज अ नीड टू मेक लॉज टू प्रोटेक्ट पीपल्स फ्रॉम साइबर क्राइम्स। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो सोसाइटी की ज़रूरत के हिसाब से लॉज बना सके। सो दिस इज अ फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज टू
क्रिएट अ मैकेनिज्म, या हम ये कह सकते हैं टू एनेबल द गवर्नमेंट सो दैट इट कैन फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटी. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट सीक्स टू परफॉर्म द अबव मेंशन्ड फंक्शंस. यदि हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी, तो नाउ फाइनली वी विल बी concluding our lecture by defining what is the definition of constitution. तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगली सैंक्टिफाइड डॉक्यूमेंट. लीगली सैंक्टिफाइड का मतलब ये है कि यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, you can go to the court of law in case the rules and regulations mentioned in this document are violated. So constitution क्या है? Constitution is a legally sanctified document. It is a legally sanctified document. यदि कॉन्स्टिट्यूशन लीगली सैंक्टिफाइड ना हो तो देयर इज नो मीन्स इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. यदि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बात लीगल ना हो या उसे हम कोर्ट में चैलेंज ना कर सकें तो इट इज नथिंग. मैं भी पेज पर लिख सकता हूँ कुछ भी. मैं पेज पर लिख सकता हूँ हिंदू राष्ट्र. मैं पेज पर लिख दूँ हिंदू राष्ट्र, इंडिया इज अ हिंदू राष्ट्र, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रू हो जाएगा बिकॉज इट डज नॉट हैव लीगल सैंक्टिफिकेशन. राइट, इट डज नॉट हैव लीगल सैंक्टिटी. तो दोस्तों बिना लीगल सैंक्टिफिकेशन के कोई भी डॉक्यूमेंट is nothing but just a piece of paper. It should be enforceable or justiciable in court. वरना डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट एनीथिंग, वी कैन गिव राइट्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ राइट्स, राइट. लाइक आई मे गिव समवन द राइट टू मैरी 4 पर्सन. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट? अ लीगली सैंक्टिफाइड डॉक्यूमेंट, व्हिच मींस कि जो प्रोविजंस इस डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं वो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो. वो आप स्टेट से, इसमें जो आपको राइट्स दिए गए हैं वो आप स्टेट से डिमांड कर सकते हो. If it is not a legally sanctity, if it does not have legal sanctity, then it is nothing but just a piece of paper. So it is a legally sanctified document containing rules and regulations, containing rules and regulations which providing power or authority, power and authority to the state or government on its behalf, or government on behalf of a state, on behalf of a state, vis a vis rights and duties of the citizens. Why? To act as fundamental law. Why? Why this is required? This is required for the governance of country. For the governance of country. And governance of country means, for the governance of country, it means to maintain order in society. So what is the definition of constitution? The constitution is nothing but a legally sanctified document containing some sort of rules and regulations which provide power and authority to the state or government on behalf of the state, along with the rights and duties of the citizens. For what? For the governance of the country, to maintain order in the society. So आज के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स कवर किए, जिसमें एज ऑफ नाउ हमने जो बेसिक हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स कवर किए जैसे कि नेशन, स्टेट, गवर्नमेंट, टेरिटरी, पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी. इन टर्म्स को जानना ज़रूरी था टू अंडरस्टैंड मोर कॉम्प्लेक्स टर्म्स. और उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आज कंप्लीट किया. अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट इट्स अबाउट व्हेन द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनेटेड. इसके पीछे स्ट्रगल क्या रहा, इसे किस बॉडी ने बनाया, साथ ही इसके क्या फीचर हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एंड देन वी विल मूव टू द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द आर्टिकल्स, केस स्टडीज, अमेंडमेंट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. So best of luck. Meet you in the next lecture.